नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। आपका एस्टेट 17-18 जनवरी का है, ठीक है। तो आपके लिए टाइम बहुत कम रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अपना व्याकरण वाले टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ आपके दो ही रहते हैं, एक छंद और एक अलंकार। छंद वाला हम आज कंप्लीट कर लेंगे और अलंकार वाला हम कल कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो आपका साहित्य का जो पार्ट रहता है बाकी का हम सारा कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट के जो 5 दिन होंगे उसके अंदर आप रिवाइज कर लेना। देखिए, जो मेरी वीडियोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इससे ज्यादा फालतू बकवास कुछ नहीं है। जो सिलेबस आपका दिया गया होता है वही सिलेबस मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप सब लोग केवीएस के टायर 1 की भी तैयारी कर रहे होंगे और अभी आपके ऊपर सीटेट और एस्टेट दोनों का ही बर्डन है। ये वाला जो एस्टेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलनी है आपकी, ठीक है। लेकिन जो टीजीटी वाला है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ आपका एक एग्जाम होता है और बाद में आपका डीवी होता है, बस, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, छंद, जो छंद शब्द है उसके अंदर आपकी छद धातु होती है। छंद में आपकी छद धातु होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आवरण या ढकना। आवरण या ढकना। छंद या वृत्त पद्य रचना में प्रयुक्त होते हैं। किसमें होते हैं? पद्य रचना में प्रयुक्त होते हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य पिंगल मुनि ने किया था। किसने? आचार्य पिंगल मुनि ने किया था। किसमें? अपनी पुस्तक छंदः सूत्रम में किया है। अतः आचार्य पिंगल को छंद का जनक कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि छंद का जनक किसको कहा जाता है? आचार्य पिंगल को, ठीक है। छंद की परिभाषा क्या है? चित्त आह्लाद जनकम छंद, यानी कि अर्थात जिन्हें सुनकर मन आह्लादित या प्रसन्न होता है उसे छंद कहते हैं, ठीक है। जो आपके छंद हैं वे वेद रूपी पुरुष के पैर होते हैं। पूछा जा सकता है कि जो छंद होते हैं वे वेद रूपी पुरुष के पैर होते हैं या फिर हाथ होते हैं। इस टाइप से जो छंद है आपके वो क्या होते हैं? आपके पैर, ठीक है। छंद के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद। देखिए, जो छंद है ये आपको देखने में सुनने में तो थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना तो यही आपको पूरे नंबर दिलाता है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। सिर्फ 1 या 2 सेकंड में आप इनको पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये है मात्रिक छंद। जिन छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम में एकमात्र मात्रिक छंद कौन सा है? आर्य छंद। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मात्रिक छंद कौन सा है? कौन सा आपका? आर्य छंद। छंद में प्राय 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। एक होती है आपकी लघु मात्रा और एक होती है आपकी गुरु मात्रा। लघु मात्रा, यह मात्रा ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री, लरी मात्राओं की लगती है और छंद में लघु मात्रा को ये जो खड़ा डंडा है ना इसके चिन्ह के द्वारा लक्षित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुरु मात्रा। यह मात्रा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है। जो अनुस्वार युक्त वर्ण होते हैं, यानी कि जैसे ऊपर बिंदु हो आपका अनुस्वार युक्त वर्ण हो या फिर विसर्ग जिनके लास्ट में हो और जिसके संयुक्त अक्षर हो जो उसके पूर्व में होते हैं वो वाले आपके क्या होते हैं? गुरु होते हैं। आगे चल के हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो उसमें आपको अच्छी तरह से ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अनुस्वार युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण और संयुक्त अक्षर से पूर्व वर्णों में लगती है कौन सी मात्रा? गुरु मात्रा, ठीक है। तथा छंद में गुरु मात्रा को ये जो एस चिन्ह है आपका इस चिन्ह से लक्षित किया जाता है, ठीक है। ए, ई, उ, री, लरी लघु मात्रा, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ऐ, औ इनमें होती है आपकी गुरु मात्रा। गुरु मात्रा और होती है अनुस्वार युक्त वर्ण में, विसर्ग युक्त वर्ण में और संयुक्त अक्षर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्णिक छंद। जिन छंदों की पहचान वर्णों के आधार पर होती है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं, क्योंकि वर्ण ही छंद का आश्रय कहलाते हैं।
वर्णिक छंद कौन से होते हैं आपके? अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वनशस्त्र आदि आपके कौन से आपके वर्णिक छंद है। एकमात्र मात्रिक छंद कौन सा है आपका? मात्रिक छंद कौन सा आपका? आर्या छंद। ठीक है, और जो बाकी के आपके रहते हैं वो है आपके वर्णिक छंद। छंद में प्राय 3 बातें प्रमुख होती हैं। एक तो होता है पाद या चरण, ठीक है, दूसरा होता है यति और तीसरा होता है गण। ठीक है, यति जहां पर विराम किया जाता है, विश्राम किया जाता है, वो होती है आपकी यति। गण होते हैं आपके जैसे यगण, मगण, तगण, जगण, रगण, इस टाइप से। पाद या चरण, यह पाद चतुर्थांश अर्थात श्लोक में 1/4 को चरण या पाद कहते हैं। ठीक है, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। एक श्लोक में कितने चरण होते हैं? 4। चरण के आधार पर छंद या वृत्त 3 प्रकार का होता है। चरण के आधार पर छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक है संवृत छंद, जिसके चारों चरणों में वर्ण या मात्रा समान हो, वो कौन सा होता है आपका? संवृत छंद। दूसरा है अर्ध संवृत, यानी कि जिसके 2 चरणों में वर्ण व मात्रा समान हो। संवृत होता है जिसके चारों चरणों में वर्ण व मात्रा समान हो। अर्ध संवृत वो होता है जिसके 2 चरणों में वर्ण व मात्रा समान हो। विषम वृत्त वो होता है जिसके चारों चरणों में वर्ण व मात्रा असमान हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका यति। श्लोक व उच्चारण में समय श्वास के लिए विराम किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? यति। ठीक है, जो सांस लेने के लिए जो विराम किया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? यति। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपका ये जो यति सूचक है, इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया होगा ना, तो उसके अंदर आपको ये दे दिया जाएगा। जैसे यति सूचक शब्दों का उल्लेख छंद के लक्षण में होता है, जैसे जल्दी या वेद, ये आपको ध्यान रखने हैं। जल्दी या वेद कितने होते हैं? 4। रस कितने होते हैं? 6। ठीक है, जो हम आगे जो छंद का जो लक्षण पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये अक्षर दिए जाएंगे। ये 4, 6, 7, 8 इस टाइप से नहीं दिया जाएगा। जल्दी या वेद, रस, लोक, अगहि, मुनि, अश्व इस टाइप से दिए जाएंगे कि इन जगह पर आपकी क्या होती है? यति होती है। ठीक है, जल्दी या वेद आपके कितने होते हैं? 4। अगर जल्दी या वेद दिया गया है लक्षण में, तो इसका मतलब है कि 4 वर्ण के बाद आपकी क्या होती है? यति होती है। ठीक है, रस होते हैं आपके 6। लोक, अगई, मुनि, अश्व कितने होते हैं? 7। लोक, अगई, मुनि, अश्व कितने होते हैं? 7। भोगी होते हैं 8। रुद्र होते हैं 11 और सूर्य होते हैं 12। भोगी 8, रुद्र 11, सूर्य 12। ठीक है, यति छंद के लक्षण में यति सूचक शब्द का प्रयोग न हो तो पाद के अंत में यति होती है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी सूचक नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी यति होगी वो पाद के अंत में होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं गण। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, याद रखना, गणों की संख्या कितनी होती है? 8। देखिए, जो गण है उनको याद रखने का एकमात्र सिंपल सा सूत्र है, यह माता राजभान सलगा। आप इसको याद कर लेना, यह माता राजभान सलगा। ठीक है, जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लघु, गुरु इस टाइप से। ठीक है, देखिए यगण करेंगे हम, यगण, यगण में आएगा यह माता, यह गण यानी कि लघु, गुरु, गुरु। ठीक है, अगर मगन करेंगे हम तो माँ तारा, गुरु, गुरु, गुरु। ठीक है, मगन। तगन करेंगे हम तो ताराज, गुरु, गुरु, लघु। ठीक है, इस टाइप से सिर्फ आपको ये सूत्र याद रखना है। ये गण का आया ये माता, लघु, गुरु, गुरु। मगन का आया मातारा, गुरु, गुरु, गुरु। तगन का आया ताराज, गुरु, गुरु, लघु। रगण का आया राजभा। ठीक है, जो आप जिससे शुरू होता है ना, उससे आगे के 2 वर्ड और लेने हैं। राजभा, गुरु, लघु, गुरु। जगण, जभान। ठीक है, जय भान यानी कि लघु, गुरु, लघु। ठीक है, इस टाइप से। अब है आपका अनुष्टुप छंद। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि श्लोके षष्टम गुरु गेम सर्वत्र, खाली स्थान दे के पूछ सकते हैं कि सर्वत्र लघु पंचमम। ठीक है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भी दिया जा सकता है, कहीं पे भी दिया जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि दूसरे और चौथे पाद में जो सप्तम होता है वो दीर्घ होता है या फिर लघु होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको लक्षण याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है।
श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम दवि चतुष्पाद्यो हर्स्वम सप्तमम दीर्घम अन्यु। ठीक है, श्लोक के षष्ठम गुरु गेम यानी कि जो श्लोक में जो आपका छठा वर्ण है वो तो होता है गुरु, और सभी जगह पर जो पांचवा वर्ण होता है वो होता है आपका लघु। छठा वर्ण तो होता है गुरु और पांचवा वर्ण होता है लघु। दूसरे और चौथे पाद में जो सप्तम वर्ण होता है वो होता है हर्स्व। दूसरे और चौथे पाद में तो सातवां वर्ण होता है हर्स्व, और बाकी के बच्चे आपके पहला और तीसरा, इनमें जो सातवां वर्ण होता है वो होता है दीर्घ। ठीक है, ये भी याद रखना कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हो, ज्यादातर छंद की तो सिर्फ और सिर्फ 8 ये वर्ण की देखने से ही आपको याद आ जाएगा कि ये अनुष्टुप है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, ठीक है, या फिर वंशस्थ है, इस टाइप से। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और संपूर्ण में कितने होते हैं, प्रत्येक में कितने होते हैं 4 चरण, और एक चरण में होते हैं 8, तो टोटल कितने वर्ण हो गए आपके 8 चौका 32 वर्ण। प्रत्येक पाद के अंत में यति होती है तथा जिस छंद के प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु होता है, पांचवा लघु होता है और सातवां जो वर्ण होता है वो दूसरे और चौथे चरण में तो होता है लघु, और पहले और तीसरे चरण में होता है गुरु। वो आपका क्या होता है, आपका अनुष्टुप छंद होता है। ठीक है, देखिए जैसे शैले शैले नैमाणिकम, एक बार इसमें वर्ण गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हाफ होगा ना वो आपका गिना नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए शैले गुरु 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 गुरु, ठीक है, गुरु 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 1 2 3 4 5, पांचवा क्या है आपका लघु, छठा क्या है आपका गुरु, होगी ना कंडीशन पूरी। पांचवा क्या है लघु और छठा क्या है गुरु, इसमें भी 1 2 3 4 5, पांचवा क्या है गुरु और छठा क्या है लघु, पांचवा क्या है लघु और छठा क्या है गुरु। ठीक है, इस टाइप से आप देख लेना, ये है आपका अनुष्टुप छंद। ठीक है, लक्षण इसका जरूर याद रखना। इस उदाहरण में अनुष्टुप छंद का लक्षण घटित होता है। नेक्स्ट आपका इंद्र वज्रा छंद, लक्षण क्या है इसका, शयादि इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गए, यदि तौ जगौ गए, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, जो आपका अनुष्टुप छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में होते हैं 8 वर्ण। आप एक बार गिन लेना, ये पहली लाइन में आपको पता चल जाएगा, अगर 8 वर्ण है तो वो आपका अनुष्टुप छंद ही होगा। ठीक है, इंद्र वज्रा छंद में कितने होते हैं आपके 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, और टोटल कितने हो गए 11 चौके 44 वर्ण होते हैं, और पाद के अंत में यति होती है। देखिए इसके अंदर क्या है, यदि तौ, तौ यानी कि तगण तगण, ठीक है, यानी कि 2 तगण जगण और 2 गुरु होते हैं, वो क्या होता है आपका इंद्र वज्रा छंद। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, इसके अंदर 2 तगण होते हैं, 1 जगण होता है और 2 गुरु होते हैं, वो आपका कौन सा होता है, आपका इंद्र वज्रा छंद होता है। कौन सा होता है, इंद्र वज्रा छंद होता है। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर लास्ट वाला अगर आपका वर्ण लघु आता है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको गुरु मान सकते हो। ठीक है, जैसे अर्थो ही कन्या प्रक्रिय एव, इसके अंदर गिनना कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हो गए ना। अब आप एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, देखिए 11 वर्ण हो गए, उपजाति छंद में भी आपके 11 वर्ण होंगे, और जो आपका उपेंद्र वज्रा छंद है उसमें भी आपके 11 वर्ण होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ पहले वाला चरण याद रखना है, एक तो करना है भी वर्ण कितने हैं और दूसरा कितना है। जैसे इंद्र वज्रा छंद में है, पहला वर्ण क्या आएगा आपका तगण, पहला गण कौन सा आएगा तगण। ठीक है, तो आप देखना कि ये तगण बन रहा है कि नहीं। जैसे यह माताराज ताराज, यानी कि गुरु गुरु लघु होगा। देखिए अर्थो, ये जो र है ये थ से पहले है आपका, जो ये र है ये है थ से पहले। ठीक है, तो ये आ गया आपका, जैसे ये है ए र, इस टाइप से, तो ये हाफ है ना, तो इससे पहले वाले को क्या कर देगा ये गुरु, तो ए आपका क्या हो जाएगा गुरु। ठीक है, गुरु गुरु लघु। ठीक है, आप सिर्फ एक याद रखना, 11 वर्ण है तो ये आपका क्या बनता है तगण। ठीक है, देखिए गुरु गुरु लघु, फिर दूसरा तगण,
ठीक है। तो इस टाइप से आप सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों से आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर छंद कौन सा है। एक तो इसमें वर्ण कितने हैं और इसके अंदर पहला गण कौन सा है। नेक्स्ट हम करते हैं अपना उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा छंद देखिए, उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गौ, जत जास ततौ गौ। देखिए इसमें भी कितने हैं आपके 11 वर्ण है और संपूर्ण में कितने हैं आपके 44 वर्ण है। पाद के अंत में यति होती है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और दो गुरु हो, जगण तगण जगण और दो गुरु हो, तो वो होता है आपका उपेंद्र वज्रा। ठीक है। इंद्र वज्रा में तो क्या था आपका पहला गण कौन सा था आपका तगण, और उपेंद्र वज्रा में पहला गण कौन सा आपका जगण। ठीक है, क्लियर। आप सिर्फ इन दो ही चीजों से देख जाओगे ना, वर्ण तो 11 ही मिलेंगे इसके अंदर, लेकिन जो इसके गण है वो अलग अलग हैं। इंद्र वज्रा में तो है तगण और उपेंद्र वज्रा में है पहला वर्ण जगण। इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में। ठीक है, जैसे तवमेव माता च पिता तवमेव, गुरु गुरु लघु। ठीक है, तो जैसे जबान है, ठीक है, लघु गुरु लघु। जबान में क्या बनता है आपका, जबान में बनता है आपका लघु गुरु लघु। ठीक है, वर्ण तो आपके 11 ही है इसके अंदर, तो पहला अवगण आपका कौन सा बना आपका जगण, तो ये है आपका उपेंद्र वज्रा छंद। उपजाति छंद क्या होता है, जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रित रूप होता है, वो होता है आपका उपजाति छंद। इसके जो श्लोक है ना, उसके एक लाइन में तो आपको मिले, एक चरण में तो मिलेगा आपको इंद्र वज्रा छंद और दूसरे चरण में मिलेगा आपको उपेंद्र वज्रा छंद। ठीक है, इसके लिए आपको 2 लाइन देखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, पहले वाले में तो चल गया। ठीक है, गण देख लेना, इसके लिए आपको 2 लाइनें देखनी पड़ेंगी। गण तो यानी कि वर्ण तो इसके अंदर भी 11 ही होंगे। ठीक है, इन दोनों का मिश्रित रूप क्या होता है आपका उपजाति छंद होता है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के मिश्रण का अनुपात कितना होता है, 2:2/3 या फिर 1:1:3 हो सकता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आपका वंशस्थ छंद। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यानी कि जतौ जगण तगण, जरौ जगण और रगण। ठीक है, वंशस्थ छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 12। देखिए वर्ण से ही पता चल गया ना, अनुष्टुप में कितने थे आपके 8। ठीक है, अगर वर्ण 8 आते हैं तो अब बिल्कुल आप आंख बंद करके लगा देना कि इसके अंदर कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में और उपजाति में वर्ण है कितने, 11-11। ठीक है, इंद्र वज्रा के अंदर जो आपका पहला गण आता है वो तो आता है आपका तगण, और उपेंद्र वज्रा में आता है वो आपका आता है जगण। ठीक है, जो उपजाति छंद है वो इन दोनों का मिला जुला रूप है। एक चरण में तो होगा आपका उपेंद्र वज्रा और एक चरण में होगा आपका इंद्र वज्रा। ठीक है, वंशस्थ छंद में आपके वर्ण कितने हैं, 12। कितने वर्ण हैं, 12। और संपूर्ण छंद में कितने हो गए, 12 चौके 48। और पाद के अंत में यति होती है। और जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण, जगण तगण और जगण रगण हो, वह क्या होता है आपका वंशस्थ छंद होता है। देखिए वर्ण गिनना इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए ना, एक में 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखिए जो कुसुमम है ना, ये ऊपर हलंत यानी कि इसके अंदर अनुस्वार है, तो ये आपका गुरु है। ठीक है, ये तय के पीछे विसर्ग है तो तय आपका क्या है, गुरु है। ये लय के पीछे हाफ में है तो ये भी आपका क्या है, गुरु है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एक तो वर्ण याद रखना कि किस छंद में कितने वर्ण हैं। ठीक है, एक इसके अंदर आप पहला गण याद रखना। ठीक है, अगर 12 वर्ण है तो वो है आपका वंशस्थ छंद। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्रुत विलंबित छंद। कौन सा, द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबितम आ नभौ भरौ। ठीक है, इसके अंदर भी 12 वर्ण होते हैं। वंशस्थ छंद में भी कितने थे, 12 थे। ठीक है, उसके अंदर पहला गण कौन सा था आपका, जगण, और इसके अंदर पहला कौन सा है आपका, नगण। ठीक है, पहला गण कौन सा है, नगण।
जिस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और संपूर्ण छंद में कितने होते हैं 48 वर्ण, और पाद के अंत में यति होती है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण भगण भगण रगण, नगण भगण भगण रगण, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, यानी कि नगण भगण भगण रगण। क्लियर यहाँ तक। वंशस्थ में भी कितने वर्ण थे 12, द्रुत विलंबित में भी है कितने वर्ण 12। ठीक है, 12 12 आ गए, तो 12 12 आते ही आपको एक बात याद रखनी चाहिए, या तो फिर होगा वंशस्थ या फिर होगा द्रुत विलंबित। फिर इनको पहला गण देखना है आपका, आपने अगर पहले गण में अगर पहला जगण आता है तो वो तो है आपका वंशस्थ, अगर पहला नगण आता है तो वो है आपका द्रुत विलंबित। देखिए इसमें के अंदर वर्ण गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये मैं आफ है ना, ये गिना नहीं जाएगा। ठीक है, एक चरण में कितने हैं 12। क्लियर यहाँ तक। देखिए लघु लघु लघु, ठीक है, नगण में कितना होता है लघु लघु लघु, वो होता है आपका नगण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये छंद को पहचानने की। सिर्फ और सिर्फ गण याद रखो, सॉरी सिर्फ और सिर्फ वर्ण याद रखो और पहला गण याद रखो। ठीक है, तो छंद आपके 1-2 सेकंड में ही आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका वसंत तिल का छंद। कौन सा? वसंत तिल का छंद। उगता वसंत तिल का तब जा जगऊ गए, तब जा जगऊ गए, यानी कि तगण भगण जगण जगण, यानी कि 2 जगण हो गए और 2 गुरु। तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु। ठीक है, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि वसंत तिलका के अंदर कितने जगण हैं, 1 जगण है 2 जगण है 3 जगण है, तो वसंत तिलका छंद के अंदर जगण कितने हैं 2 और गुरु भी कितने हैं 2। ठीक है, उगता वसंत तिलका तब जा जगऊ गए, इसके अंदर वर्ण कितने होते हैं 14। ठीक है, वसंत तिलका में वर्ण कितने होते हैं 14। अगर 14 वर्ण आते हैं तो आप बेशक आंख बंद करके लगा देना वसंत तिलका छंद। ठीक है, इससे ज्यादा आपको गण बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ पहले वाला गण बनाओ और इनके लक्षण याद रखो और आपका 1-2 सेकंड में पेपर जो छंद वाले क्वेश्चन वो सब सोल्व। ठीक है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और संपूर्ण चरण की वर्ण संख्या कितनी होती है 56, तो पाद के अंत में यति होती है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु, यानी कि 2 जगण और 2 गुरु होते हैं, वो होता है आपका वसंत तिल का छंद। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल तो कहीं से भी दे सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये वाला एग्जाम्पल देगा, कहीं से भी आपको उठा के एग्जाम्पल दे सकता है। इतना एक चरण भी दे सकता है, आपको एक चरण भी दे सकता है। ठीक है, इसके अंदर आप गण ये वर्ण गिनो और फिर शुरू वाला गण देखो कि कौन सा वाला बन रहा है। ठीक है, अगर 14 वर्ण आते हैं तो वसंत तिल का, द्रुत विलंबित और वंशस्थ छंद आते हैं तो आपके वर्ण होते हैं आपके 12 और 12। ठीक है, सेम वर्ण है तो इसके अंदर आप पहला गण देखो। ठीक है, अगर पहला गण नगण है तो वो है आपका द्रुत विलंबित और पहला गण जगण है तो वो है आपका वंशस्थ। ठीक है, वसंत तिलका में वर्ण कितने हैं आपके 14। नेक्स्ट आपका मालिनी छंद। नन्मययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। ठीक है, लक्षण भी दे सकता है एग्जाम में। ये जो छंद वाला टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको एक बार देख लोगे ना तो इसके अंदर आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होते, लेकिन ज्यादातर बच्चे डरते ही से हैं, छंद तो वो पढ़ के भी नहीं जाते, हालांकि ये सबसे ज्यादा इजी है। नन्मययुतेयम मालिनी भोगी लोकी, देखिए इसके अंदर एक भोग आ गया और एक लोक आ गया। ठीक है, भोग कितने होते हैं आपके 8 और लोक कितने होते हैं आपके 7। तो यति कहाँ कहाँ पर होती है, एक तो होती है 8 वर्ण पर और एक होती है आपकी 7 वर्ण पर। ठीक है, पूछ सकता है कि मालिनी छंद में यति कौन से वर्ण पर होती है, एक तो होती है आपकी 8वें वर्ण पे और एक होती है आपकी 7वें वर्ण पे। ठीक है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद में कितने हो गए 15 चौके 60। ठीक है, तथा छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 8वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। 8वें और 7वें हमें पता कैसे चला, क्योंकि भोगी लोकी देश का है, दे रखा है। भोग होते हैं आपके 8 और लोक होते हैं आपके 7। ठीक है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में देखिए नन नगण नगण, यानी कि 2 नगण, मैं मगण, ठीक है, और 2 यगण होते हैं, वो होता है आपका मालिनी छंद कहलाता है।
नन्मय यूतेयम मालिनी भोगी लोके, यानी कि दो नगण मगण और दो यगण होते हैं, वो होता है आपका मालिनी छंद। और वर्ण कितने होते हैं आपके 15। और यति कहाँ कहाँ पर होती है आपकी, एक 8वें वर्ण पर और एक 7वें वर्ण पर। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये देख लेना। क्लियर, एग्जाम्पल तो वो कहीं से भी दे सकता है, जरूर नहीं कि बुक वाले देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका शार्दुल विक्रीडितम छंद। सूर्य अश्व आदि में सजौ सतत गाह शार्दुल विक्रीडितम। देखिए सूर्य और अश्व दिए, सूर्य कितने थे आपके 12 और अश्व थे 7, यानी कि 12वें वर्ण पर और 7वें वर्ण पर आपकी क्या होती है, यति होती है। ठीक है, 12वें वर्ण पे और 7वें वर्ण पे क्या होती है, यति होती है। देखिए वसंत तिल का छंद में वर्ण कितने थे, 14, और मालिनी छंद में वर्ण कितने थे आपके, 15। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखिए सूर्य अश्व यानी कि 12वें वर्ण पे और 7वें वर्ण पे क्या होती है, यति होती है। और इसके अंदर वर्ण कितने होते हैं आपके, 19। कितने होते हैं आपके, 19। ठीक है, 19 चौका 76 टोटल वर्ण होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर क्या है, देखिए मैं यानी कि मगण सगण जगण और सगण और दो तगण। मगण सगण जगण सगण दो तगण और एक गुरु वर्ण होता है, वह होता है आपका शार्दुल विक्रीडितम छंद। ठीक है, मगण सगण जगण, ठीक है, सगण दो तगण और एक गुरु, वो होता है आपका शार्दुल विक्रीडित छंद। और वर्ण कितने होते हैं इसके अंदर आपके, 19। कितने होते हैं इसके अंदर आपके, 19। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मंदाक्रांता छंद। देखिए वसंत तिलका में है 14, मालिनी में है 15 और शार्दुल विक्रीडितम में है 19। वर्ण देखने से ही आपको छंद का पता चल जाएगा, गण तो देखने की भी जरूरत नहीं है आपको इनके अंदर। ठीक है, वसंत तिलका में है 14, मालिनी में है आपके 15 और शार्दुल विक्रीडितम में है आपके 19। नेक्स्ट आपका मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता जल्दी सड अगई। ठीक है, मभौ नतौ ताद गुरु चेत। क्लियर, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और कुल वर्ण कितने होते हैं आपके 68, और प्रत्येक चरण में जल्दी यानी कि जल्दी है, सड है और अगई है। जल्दी कितने थे आपके 4, सड थे आपके 6 और अगई है आपके 7 वर्णों पर क्या होती है, यति होती है। और प्रत्येक चरण में कर्मश्य क्या होता है, मगण भगण नगण। ठीक है, मगण भगण नगण दो तगण और अंत में दो गुरु होते हैं, वो कहाँ होता है आपका, मंदाक्रांता छंद होता है। ठीक है, यति कहाँ कहाँ पर होती है, 4, 6 और 7 वर्णों पर, 4, 6 और 7 वर्णों पर, जल्दी सड अगई। ठीक है, वर्ण कितने होते हैं इसके अंदर आपके 17। और गण कौन से होते हैं इसके अंदर, मगण भगण नगण दो तगण और अंत में दो गुरु, वो होता है आपका मंदाक्रांता छंद। नेक्स्ट आपका शिखरिणी छंद। रस ही रुद्र छिना यम सब लाग है शिखरिणी, यानी कि रस और रुद्र दे दिया ना। रस कितने थे आपके 6 और रुद्र कितने थे 11। सॉरी भाई, रस कितने थे आपके 6 और रुद्र थे आपके 11। तो छठे वर्ण और 11वें वर्ण पर क्या होती है इसके अंदर, यति। छठे वर्ण और 11वें वर्ण पर क्या होती है इसके अंदर, यति होती है। और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं इसके अंदर, 17। और मंदाक्रांत में भी कितने वर्ण थे आपके, 17। ठीक है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 6 रस 11 रुद्र वर्णों पर यति होती है, जिस छंद को प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, देखिए यमन सब लागा है ना, यगण मगण नगण सगण भगण, एक लघु और एक गुरु वर्ण होता है। ठीक है, मंदाक्रांता में पहला गण था आपका मगण और शिखरिणी में पहला गण है आपका यगण। ठीक है, जहां पे वर्ण एक समान होते हैं ना, तो वहां पे आप पहला गण देख लेना। अगर यगण है तो शिखरिणी, अगर मगण है तो मंदाक्रांता। क्लियर यहां तक? ठीक है, देखिए जो आपका जो छंद वाला टॉपिक था वो आज आपका कंप्लीट हो गया। देखिए जो पूरे व्याकरण में आपका छंद ही एक ऐसा है जो एकदम बिल्कुल इजी है, सिर्फ 1-2 सेकंड में ही देखने से आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपके लिए आपको इसके लक्षण याद रखना बहुत जरूरी है, कहाँ पे यति होती है, किसके अंदर कितने वर्ण होते हैं। अगर आपको एक बार ये याद रह गई ना, तो छंद के अंदर आपके नंबर नहीं कटेंगे।
ठीक है, कई बच्चे तो इसको पढ़ के भी नहीं जाते कि ये बला क्या है, ठीक है, लेकिन इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही बच्चों के गलत हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं और तो अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, जो आपका जो व्याकरण वाला सिलेबस है वो तो आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ अलंकार बचता है। साहित्य वाला पार्ट भी हमने स्टार्ट कर रखा है, उसके अंदर हमने रामायण महाभारत और महाकवि कालिदास को हमने कर लिया है, ठीक है। तो आके जो अपना बाकी का रहता है वो हम साहित्य पर अपना ध्यान देंगे। हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 दिन में आपका जो सिलेबस है वो आपका कवर अप हो जाए, ठीक है। जो मेरी वीडियोज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे इस चैनल पर कोई भी ज्यादा बकवास भी नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल अपने एक नए टॉपिक के साथ, अलंकार के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।